दोस्तों, आपने पानी में चलने वाले बड़े बड़े जहाज तो देखे होंगे और एक से बड़ा एक जहाज देखा होगा। उनका साइज इतना बड़ा होता है कि पूरे का पूरा शहर उनमें समा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जहाज इतने खूबसूरत बनाए कैसे जाते हैं कि इनसे नजरें हटाना ही मुश्किल हो जाए। दोस्तों, इस तरह के जहाज़ों को देखकर अक्सर हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बनते कैसे होंगे, इन्हें पानी में कैसे उतारा जाता होगा और ये पानी में डूबते क्यों नहीं हैं। अगर आप भी ये सवाल सोचते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस बात का जवाब आज आपको दिया जाएगा कि किस तरह से ये जहाज बनाए जाते हैं। अगर आपने इन सवालों के जवाब लेने हैं तो इन वीडियोस को आखिर तक देखिए। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको हैरान और परेशान कर देंगे। स्पॉटलाइट में आप दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक बात तो बड़ी आसानी से समझ ही जा सकती है कि बड़े बड़े जहाज़ों के साइज और डिज़ाइन देखकर कोई भी ये बात बड़ी आसानी से समझ सकता है कि करीबन 1 लाख टन से भी ज़्यादा इन बहुत बड़े जहाज़ों को बनाना ज़रा भी आसान काम नहीं है। इन्हें बनाने में हज़ारों वर्कर्स की मेहनत लगती है। एक जहाज़ को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का अरसा लगता है। अब अगर बात करें इसकी मेकिंग प्रोसेस की तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इतने बड़े जहाज़ को कहाँ बनाया जाता है, क्योंकि अगर समंदर से दूर बनाया जाए तो फिर इतने बड़े जहाज को समंदर में ट्रांसपोर्ट करना यानी ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल काम है और साथ ही साथ इस पर काफ़ी पैसे भी लगेंगे। इसलिए इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि इस जहाज को समंदर के पास ही कहीं बनाया जाए या समंदर के अंदर बनाया जाए। इसके लिए सबसे पहले समंदर के किनारे पर जहाज से बड़ी एक जगह बनाई जाती है, एक स्पेस क्रिएट की जाती है। फिर उसमें से पूरे के पूरे पानी को निकालकर जमीन को ठोस बनाया जाता है कि उसके बाद छोटे छोटे ब्लॉक से शिप का जो पूरे का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है वो तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर खड़ा किया जाता है कई मंजिला शानदार जहाज का ये बेस मुकम्मल स्टील के साथ तैयार किया जाता है। वैसे तो पूरा जहाज ही स्टील से बना होता है, लेकिन बेस का मटेरियल खुसूसी तौर पर तैयार किया जाता है स्टील के साथ। इसकी वजह यह भी है कि समंदर के खारे पानी से लोहे या किसी और मटेरियल के खराब या कमजोर होने की परेशानी रहती है और इस बात का खदशा रहता है कि कहीं ये मटेरियल खराब ना हो जाए। चूंकि बेस में सब कुछ होता ही स्टील का बना हुआ है, स्टील की मोटी चादरें बेस पर लगाई जाती हैं, इसलिए इस बात की टेंशन तो खत्म हो जाती है कि ये कहीं खराब ना हो जाए। फिर इसके बाद स्टील के रॉड्स को वेल्ड किया जाता है, उनके ऊपर स्टील का रॉड की एक और बेस लगाते हैं और आखिर में स्टील की मोटी चादर से इसे कवर किया जाता है। इस तरह तैयार हो जाती है बेस इसकी, या फिर यूं कह लीजिए कि शिप की मजबूती इसी से बनती है। इसके बाद स्टील शीट की मदद से जहाज की दीवारें, कमरे, गैलरी और लॉबी जिसे स्पेस का भी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। शिप का पूरा ढांचा तैयार होने के बाद शुरू होता है जहाज के अंदर का काम। शिप के अंदर स्टील की सीलिंग बनाकर छत तैयार की जाती है। पूरे जहाज के अंदर बिजली की सप्लाई की वायरिंग की जाती है। लकड़ी और शीशे की मदद से जहाज के कमरों को तैयार किया जाता है और तो और कहीं बेसिक डिजाइन के बाद काम शुरू हो जाता है कि इसको किस तरह से तैयार किया जाए। जहाज को आलीशान और खूबसूरत बनाने का ये काम शायद आम आदमी की नजर से देखा जाए तो कुछ ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा काम होता है, क्योंकि इसे इतना खूबसूरत बनाया जाता है कि जैसे घर का ख्याल रखा जाना चाहिए। शिप को बनाने में लग्जरियस का पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही शिप के इंजीनियर आपकी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखते हैं। इसे बनाते हुए इस डिज़ाइन का इस वजह से भी प्रचार किया जाता है कि हर कोई देखता ही रह जाए। शिप के अंदर शानदार बेडरूम, शानदार बाथरूम, किचन, स्टोर रूम्स, गैलरी, पूल, जिम और तमाम तर चीज़ें, हत्ता कि हॉस्पिटल वगैरह भी, जहाँ तक भी रोज़ाना के इस्तेमाल वाली चीज़ें होती हैं इसमें बनाई जाती हैं और इतनी दिलकश बनाई जाती हैं कि आए हाय देखने वाले पहली ही नज़र में इसके दीवाने हो जाएं। कुल मिला के एक आलीशान क्रूज में हर चीज़ बनाई जाती है और फिर इसके ऊपर इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि कोई अगर इस पर तनकीद करे तो उसे तनकीद का मौका ना मिले। आपको कोई भी चीज़ जो एक खूबसूरत शहर में मिलती है पूरे के पूरे जहाज में मिल सकती है, तभी तो लोग इन्हें पानी में चलने वाला आलीशान और खूबसूरत घर ही समझ बैठते हैं या शहर ही समझ लेते हैं। और जब ये शानदार क्रूज बनकर तैयार हो जाता है तो फिर इसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारी की जाती है। एक बड़ा सा शीशे का जाल तैयार किया जाता है जो शिप से बाहर तैयार होता है। बाद में उसे बड़ी क्रेन की मदद से जहाज पर फिट किया जाता है। इसके बाद जहाज में इंजन और बाकी तमाम तर चीजें भी लगाई जाती हैं। ये प्रोपेलर जितनी तेजी से घूमेगा जहाज उतनी ही तेजी से चलेगा और सबसे ज्यादा इस बात का ख्याल किया जाता है कि इसे ब्रॉन के साथ बनाया जाए, क्योंकि ये एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का अलावा होता है जो कि खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। इसके बाद जहाज की बॉडी पर जैंक रॉक का केमिकल लगाया जाता है ताकि समंदर के खारे पानी से जहाज को भी
जंग न लगे और फिर जहाज को पेंट करके और टेस्टिंग के लिए पानी में उतारा जाता है। टेस्टिंग के बाद सामने आई खामियों को दूर करने के बाद बेहतर तरीके से उसमें लोगो डिजाइन किया जाता है और इस तरह एक शिप बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों ये तो था शिप कैसे बनता है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े जहाज को पानी में कैसे डुबोया जाता है, कैसे उतारा जाता है। चलें हम आपको बताते हैं शिप को पानी में उतारना कितना खतरनाक और कितना मुश्किल है, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हुई तो करोड़ों और अरबों रुपए का नुकसान हो सकता है। बता दें कि जहाजों को पानी में उतारने के लिए एक अहम तरीका इख्तियार किया जाता है। 4 टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सबसे पहली टेक्निक है फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जहाज को बनाने से पहले समंदर के किनारे जहाज से बड़ी जगह को खाली किया जाता है और फिर वहां उसे बनाया जाता है। तो फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग में जहाज की मेकिंग पूरी होने के बाद इस जगह को वापस पानी से भर दिया जाता है, फिर उस पानी को समंदर के पानी से मिला दिया जाता है, फिर जहाज धीरे धीरे समंदर में लाया जाता है। उसके बाद दूसरी किस्म है ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग की। इस टाइप की लॉन्चिंग में जहाज को समंदर के किनारे लाकर ट्रेन की पटड़ी जिसे स्ट्रक्चर पर सेट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इस स्ट्रक्चर पर अच्छी तरह से ऑयलिंग और ग्रेसिंग की जाती है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, जहाज आसानी से फिसलकर समंदर में चला जाए। और ऑयलिंग के बाद जहाज को सेट पर रखा जाता है, फिर जहाज फिसलते हुए पानी में चला जाता है। इसको ग्रेविटेशनल टाइप लॉन्चिंग कहते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जहाज को जब सेट पर रखा जाता है तो इसके बाद शिप की लॉन्चिंग का काम ग्रेविटी खुद करती है। हालांकि इसका नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर ऑयल और ग्रीस वगैरह पर फिसलते हुए जहाज पानी में जाता है तो जहाज के साथ अच्छा खासा ऑयल और ग्रीस भी समंदर में चला जाता है। इससे समंदर में काफी पॉल्यूशन फैलने का खतरा होता है। इसके बाद बारी आती है एयरबैग लॉन्चिंग की। दोस्तों ये शिप लॉन्च करने का सबसे आसान तरीका समझा जाता है। इसमें सिलेंडर जैसे बड़े बड़े एयरबैग्स पर जहाज को धकेला जाता है और उनके साथ लुढ़कता हुआ जहाज समंदर में चला जाता है। दोस्तों हमने अब तक जितने भी तरीके देखे हैं इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक यही वाला है, यानी मैकेनिकल टाइप लॉन्चिंग। और इसी वजह से इस तरीके से बड़े जहाजों को पानी में नहीं उतारा जाता क्योंकि इनके डूबने का खतरा ज्यादा होता है। इस टेक्निक में ट्रक, ट्रेन या किसी और चीज की मदद से जहाज को उठाया जाता है और पानी में रखा जाता है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि छोटे जहाजों के लिए ये तरीकाकार इख्तियार किस तरह से किया जा सकता है। दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं कि आपके हिसाब से जहाज़ों को पानी में उतरने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। हमें ये तो पता है कि पानी में उतारा कैसे जाता है, सोचने वाली बात ये भी है कि जब एक छोटी सी पानी में चीज़ डूब जाती है तो बड़े बड़े जहाज़ पानी में तैरते कैसे हैं। इस सवाल का जवाब ये हम आपको देते हैं, टेंशन मत लें। ये तो आपको पता ही होगा कि ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ धरती अपनी तरफ खींचती है, यानी ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है और इसी वजह से पानी में कील, गेंद या कोई भी चीज़ डूब जाती है। लेकिन शिप क्यों नहीं डूबता? तो दोस्तों इसका जवाब भी यही मिलता है कि क्योंकि ये अर्शमीदस के उसूल के तहत ये धातें ऐसी बनाई जाती हैं कि जब पानी में इन धातों को डाला जाता है तो फिर इसके वजन के हिसाब से ही पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब कोई भी चीज़ पानी में डाली जाती है तो उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस चीज़ को नीचे खींचता है जबकि दूसरा फोर्स इसे ऊपर धकेलता है। सवाल ये पैदा होता है कि इसे ऊपर क्यों धकेलता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चीज़ें पहले तो पानी में डूब जाती हैं और फिर कुछ ही सेकंड में वो पानी के ऊपर आ जाती हैं। ऐसा इसी फोर्स की वजह से होता है। शिप के मामले में भी यही चीज़ काम करती है। ज़्यादातर जो जहाज़ होते हैं वो साइज़ में तो सबसे बड़े होते हैं, साइज़ के मुकाबले में इनका वजन बहुत कम होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जहाज़ एल्यूमिनियम से बनते हैं क्योंकि बहुत हल्की धात होती है। इसके अलावा जहाज़ को बनाते वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है, जबकि चलते वो अपने हिसाब से कम पानी हटाता है और पानी में तैरने लगता है। आसान तौर पर समझने के लिए आप एक ही साइज की 2 चीज़ें या 2 गेंदें ले लीजिए, एक लोहे की और दूसरी रबड़ की। जहां लोहे की गेंद में लगभग आधे से 1 किलो वजन होगा, वहीं रबड़ की गेंद में 200 से 250 ग्राम वजन होता है और इसलिए रबड़ की जो गेंद होती है वो कम पानी की सतह से हटाती है और पानी के ऊपर तैरती है। ऐसा ही होता है बड़े बड़े जहाज़ों के साथ। दोस्तों अगली बात आप जो जानने जा रहे हैं वो अहम है कि जब आप जहाज़ों को देखें तो इसके साइज और वजन दोनों को कंपेयर भी कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्पॉटलाइट को सब्सक्राइब कीजिए।